सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बेस किंग ने कैसे ज़िली को मारा, बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी। बट उसके बाद ज़िली के अंदर कुछ हुआ एंड उसने अपनी एलिमेंटल पावर अवेकन कर ली। अब आगे सो एपिसोड की स्टार्टिंग में लोग देखते हैं ज़िली को कोई बुला रहा होता है, ज़िली उठो, एंड तभी ज़िली की आंखें खुलती हैं एंड वो देखता है कि वो कोई दूसरी जगह पर ही आ चुका होता है एंड वो आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, अभी तक तो मैं बेस किंग से फाइट कर रहा था, अब मैं यहाँ कैसे आ गया और आखिरकार ये जगह कौन सी है, क्या मैं मर चुका हूँ एंड ये आफ्टर लाइफ है। देन तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है कि नहीं तुम जिंदा हो। देन हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे कोई आदमी होता है जो कि कह रहा होता है ज़िली। सो ज़िली कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम हो कौन। सो आदमी कहता है मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, एक बार मेरी यहाँ पर आंखें खुली एंड मुझे उससे पहले का कुछ भी नहीं याद है, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कितने साल से यहाँ हूँ, 1000 साल, 10,000 साल या फिर उससे भी लंबे टाइम से, एंड मेरे पास अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता करने का कोई भी रास्ता भी नहीं है। सो ज़िली कहता है क्या, एंड वो आदमी कहता है हालांकि जब मैं यहाँ पे उठा था मुझे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई पड़ी थी कि फ्यूचर में कोई आएगा जो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा एंड ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन तुम ही हो जो मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। सो ज़िली उससे कहता है कि क्या तुम साफ साफ बात करोगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। देन वो आदमी ज़िली की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे कबूल करके मेरे मास्टर बन जाओ। उस आवाज ने मुझे बताया था कि मैं जितने जल्दी तुम्हारा साथ दूंगा उतनी ही जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकूंगा। सो ज़िली अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ एंड मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। सो वो आदमी स्माइल करता है एंड उस आदमी के हाथ से होते हुए ज़िली की बॉडी को एक ऑरा घेरने लगता है। देन तभी सीन आता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है एंड ज़िली सोच रहा होता है उस इंसान ने मेरे से झूठ नहीं बोला था, मैं सच में वापस आ गया और तो और मुझे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पावर फ्लो होते हुए महसूस हो रही है, क्या ये सब पावर उस आदमी की वजह से है। देन तभी सिस्टम डिस्प्ले होता है कि यू हैव ऑब्टेन केओटिक एलिमेंटल पावर। सो ज़िली उसको देख के कहता है अच्छा केओटिक पावर, सो वो आदमी मेरी एलिमेंटल पावर था एंड ज़िली को देख के बेस किंग सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये कीड़ा मेरे वार से कैसे बच गया और तो और ये पहले से भी ताकतवर लग रहा है। एंड सिस्टम बताता है कि इस एलिमेंटल पावर की वजह से उसकी स्किल्स तो बढ़ी ही बढ़ी हैं एंड उसको एक एलिमेंटल स्किल भी मिल चुकी है जिसका नाम होता है एक्सटिंग्विश एंड इस पावर को यूज करने के लिए उसको अपनी 90% एचपी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इसकी वजह से उसको ये केओटिक फॉर्म मिलेगी और उस फॉर्म को लगातार रखने के लिए अपने 100 एचपी पर मिनट भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी एंड उसके बदले में इसके सारे अटैक्स केओटिक डैमेज देंगे जो कि कोई भी स्पेल या शील्ड को आराम से तोड़ सकते हैं एंड ये फॉर्म मैक्स 5 मिनट तक रहेगी एंड उसके एलिमेंटल पावर का अनलॉक करने से उसके वेपन का भी फुल पोटेंशियल अनलॉक हो चुका होता है, इसकी वजह से ज़िली के काफी सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं। तो ज़िली कहता है अच्छा सो ग्रैंडपा उबरे की ये स्वॉर्ड एक्टिवेट होने के लिए एलिमेंटल पावर लेती है, इसी वजह से पहले कभी इसने मुझे एट्रीब्यूट बोनस नहीं दिया और अब मेरे पास अपनी एलिमेंटल पावर के साथ साथ इनकी अनलॉक स्वॉर्ड भी है, तो अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ एंड वो बेस किंग की तरफ रश कर देता है, जिसको देख के बेस किंग कहता है ये कीड़ा वापस मुझे चैलेंज देने आ गया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो, अपनी औकात मत भूलो कीड़े। तभी ज़िली उस पर अटैक कर देता है एंड उस अटैक की वजह से काफी बड़ा धमाका होता है बट बेस किंग उससे किसी तरह बच जाता है एंड उस पर अटैक करने के लिए जंप कर देता है एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं इस कीड़े को हरा क्यों नहीं पा रहा, इस बार मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें मिट्टी मिला दूंगा। बट बेस किंग के अटैक करने से पहले ही ज़िली उस पर एक अटैक कर देता है एलिमेंटल फ्लैश, जिसकी वजह से बेस किंग को हवा में ही डैमेज मिलने लगता है एंड वो कहता है ये इम्पॉसिबल है एंड तभी ज़िली एक और स्किल का यूज करता है एक्सटिंग्विश, जिसकी वजह से उसकी 90% एचपी चली जाती है बट उसके साथ साथ बेस किंग का भी खात्मा हो जाता है एंड जिसकी वजह से उसे काफी सारा एक्सपी पॉइंट मिलता है एंड उसके साथ साथ एक ब्लैक चेस्ट भी मिलता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं सेलिली के घर को जहाँ पर बोबैन एंड ग्रैंडपा ऊपर फार्मिंग कर रहे होते हैं एंड ऊबर बोबैन से कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम हम लोगों की मदद करना चाहते हो, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। सो बोबैन कहता है कि मैं पीछे नहीं हट रहा, बस मैंने बहुत टाइम से काम नहीं किया है, इस वजह से थोड़ी थकावट लग रही है। देन तभी सेलिली कहती है कि ग्रैंडपा उबरे 3 दिन हो चुके हैं एंड अभी तक ज़िली नहीं आया, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सो उबरे कहता है कि हाँ मैं पता करने के लिए कुछ देर में निकलूंगा बट तभी अचानक से जमीन कांपने लगती है एंड एक एनर्जी वेव वहां से होकर निकलती है। देन तभी बोबैन कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है एंड सेलिली भी ग्रैंडपा उबरे से पूछती है कि क्या आप ठीक हो एंड आखिर ये सब अभी क्या हुआ। सो उबरे बताता है कि जब कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर मरता है तब उससे एक एनर्जी वेव निकलती है एंड ये एनर्जी वेव बेस किंग के नेस्ट की तरफ से आई है, ऐसा लगता
लगता है कि जीली ने अपनी एलिमेंटल पावर अचीव कर लिया है एंड उसने बीस्ट किंग को मार दिया है। देन तभी हम लोग देखते हैं बीस्ट किंग की बॉडी को, जिससे कि वही एनर्जी भी निकल रही होती है एंड फिलोरगा सोच रहा होता है कि अगर मैं ये अपनी आंखों से नहीं देखता तो मेरे लिए इस पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल होता कि कोई इंसान इतना भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड ब्राउज भी सोच रहा होता है कि जीली कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये अपनी पावर इतने टाइम से छुपा रहा था। एंड तभी हम लोग देखते हैं जीली को, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को हरा दिया एंड इस हिसाब से तो जिस आदमी ने मुझे एलिमेंटल पावर दिलाई है वो तो इस मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका मास्टर हूँ, सो क्या वो अभी मेरी बॉडी के अंदर है। तो फिलोरगा कहता है कि जीली आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर सोच क्या रहे हो, हम लोग जीत चुके हैं। सो जीली कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हो, सो मैं तुम्हारे साथियों को छुड़वाने जा रहा हूँ। और रेचिडलर जल्दी यहाँ पर आओ एंड हम लोगों को वहाँ पे ले चलोगे जहाँ पे तुम लोगों ने इंसानों को बंद कर रखा है। सो रेचिडलर कहता है ओके बॉस, आप चिंता मत करो, मैं वहाँ पर आपको ले चलता हूँ। एंड जीली सोच रहा होता है कि मैं जीत गया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों खुशी नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल इस वजह से है क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं। आखिर वो आदमी कौन था एंड मैं बेहोश होने के बाद उस जगह पर कैसे पहुंच गया? क्या मैं यहाँ पर सिर्फ एक गलती से आया हूँ या ये सब ऑलरेडी किसी ने प्लान किया हुआ है एंड मुझे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? बट तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगता है, बट ग्रैंडपा उबरे आके उसको पकड़ लेते हैं एंड जीली कहता है ग्रैंडपा उबरे मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया। देन तभी हम लोग देखते हैं कि जीली वापस से दूसरी जगह पर पहुंच चुका होता है एंड कोई कह रहा होता है कि जीली जल्दी से उठो, अभी दोपहर हो चुकी है और तुम अभी तक सो रहे हो। एंड तभी जीली देखता है कि ये आवाज होती है उसकी मॉम की एंड जीली उनको देख के कहता है मॉम क्या मैं वापस आ गया? एंड उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं एंड तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैंने खाना बना दिया है एंड सारा खाना तुम्हारी पसंद का ही है। तभी जीली अपने मॉम के लिपट के रोने लगता है एंड वो कह रहा होता है मॉम मैं वापस आ गया। देन तभी एक आवाज आती है जीली आखिर तुम क्या कर रहे हो? और तभी हमें पता चलता है कि ये सब जीली का सपना होता है एंड वो बोबैन को हक कर रहा होता है एंड तभी जल्दी से जीली उससे दूर हट जाता है एंड बोबैन कहता है कि आखिर तुम अभी क्या कर रहे थे, तुम मुझे हक क्यों कर रहे थे? सो जीली कहता है बोबैन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोबैन बोलता है कि मैं यहाँ सिर्फ ओल्ड मैन की वजह से आया हूँ क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन जैसे ही सही समय आएगा मैं वापस से तुमसे लड़ाई करूंगा, तुम यहीं पे रहना और हिलना भी मत। मैं भी ग्रैंडपा उबरे सलीली को बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। एंड जीली सोच रहा होता है कि क्या भी जो भी मेरे साथ हुआ वो एक ड्रीम था, मैं सर दर्द कर रहा है। देन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि जीली के पास एक चेस्ट होता है जिसे उसने अभी तक खोला नहीं होता एंड उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी होते हैं जिसको उसने कहीं भी नहीं लगाया होता। एंड जीली कहता है हाँ, जब मैंने बोबैन को हराया था तब मुझे एक की मिली थी और अभी मुझे एक बीस्ट किंग का चेस्ट मिला है, सो शायद से मैं उस की से इस चेस्ट को खोल सकता हूँ। एंड वो उस चेस्ट को खोल लेता है जिसकी वजह से उसको काफी सारे रेयर एंड एपिक आइटम्स मिलते हैं एंड साथ ही साथ उसको बीस्ट किंग की अंगूठी भी मिलती है जो कि एक लेजेंडरी आइटम होती है एंड इसको पहनने से जीली बीस्ट किंग के शील्ड को यूज कर पाएगा। देन सिस्टम बताता है कि उसको एक और हिडन लेजेंडरी आइटम मिला होता है जो कि चेस्ट में होता है एंड जीली उस चेस्ट की तरफ देख के कह रहा होता है कि अब आखिरकार इसमें से क्या निकलेगा। बट तभी हम लोग देखते हैं कि उसमें से एक अंडा निकला होता है। सो जीली कहता है क्या एक एग, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? देन तभी वो एग क्रैक होने लगता है। सो जीली कहता है क्या ये हैच हो रहा है और इसमें से क्या एक पेट निकलेगा? एंड हम लोग देखते हैं कि उस अंडे में से एक बच्ची निकलती है। तो जीली उसको देख के कहता है क्या लेजेंडरी आइटम एक बच्चा है? देन वो बच्ची जीली के मुंह पे चिपक जाती है एंड उसको डैडी बुलाने लगती है। सो जीली चौंकते हुए कहता है क्या डैडी? देन तभी जीली सिस्टम से कहता है कि आखिर मुझे बताओ कि इस बच्चे का काम क्या है और आखिरकार ये इस चेस्ट से कैसे निकला? देन तभी सिस्टम बोलता है कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जिंदा लोगों को आइडेंटिफाई करना आपके राइट से बाहर है, आपको इसके लिए पहले सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब तक के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। एंड ये लिविंग बीइंग आपके साथ पेयर हो चुका है, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। सो जीली कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है कि ये मेरे साथ पेयर हो चुका है, क्या मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा और मुझे अपने साथ इसको टेंपल पे भी ले जाना पड़ेगा? देन तभी उसके सर पे वापस वो बच्ची आ जाती है। सो जीली उससे इरिटेट होते हुए कहता है बहुत हुआ, मुझे डैडी बोलना बंद करो, तुम्हें समझ में आ गया ना? और आखिर तुम हो कौन? मुझे बच्चों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड मैं तुम्हें अपने साथ टेंपल तो बिल्कुल नहीं ले जा रहा। देखो, मुझे तुम्हें यहाँ पे रखने से पहले सेलिलियन ग्रैंडपा उबरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। बट तभी वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, तो उसको संभालते हुए जीली कहता है आखिर तुम चुप क्यों नहीं हो रहा है? देन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुम एक जिंदा चीज को अकेले छोड़ने के बारे में बात कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और ये पनिशमेंट आधे घंटे तक चलेगी। काउंटडाउन शुरू होता है अब एंड तभी 10 से लेके 1 तक काउंटडाउन होने लगता है। सो जीली कहता है क्या
पनिशमेंट? आखिर ये सब चल क्या रहा है? कैसी पनिशमेंट? बट तभी उस बच्चे से ऑरा निकलने लगता है। देन तभी हम लोग देखते हैं कि ज़िली कहीं दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है एंड वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। सो ज़िली कहता है कि आखिर मैं अब कहाँ आ गया, एंड उस बच्चे से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक बच्चा ही हूँ, सो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना नहीं आता। बट तभी वहाँ पर कुछ जायंट्स मॉन्स्टर आ जाते हैं एंड सिस्टम बताता है कि वो है लेवल 40 के आइस प्रेडेटर्स। सो ज़िली कहता है क्या एलीट मॉन्स्टर्स? देन तभी सिस्टम डिस्प्ले होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें 30 मिनट के अंदर ही अंदर ये सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, और अगर टाइम लिमिट पार हो गई तो अगली बार दुगने मॉन्स्टर्स आएंगे, और तुम्हें साथ ही साथ इस बच्चे का भी ख्याल रखना है। अगर ये मर गया तो तुम गेम हार जाओगे। सो ज़िली कहता है एक सेकंड रुको, आखिर गेम हारने से क्या मतलब है? एंड तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है, बट ज़िली उस बच्चे को बचाते हुए कहता है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मर जाऊंगा। देन तभी वो उस बच्चे से कहता है बच्चे सुनो, तुम्हें मरना नहीं है, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। एंड तभी वो अपनी स्वॉर्ड समन करता है एंड अपनी एलिमेंटल पावर एक्टिवेट कर लेता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उबरे एंड बोबैन को। उबरे कहता है कि सेलेरी कुछ खाने का सामान लेने टाउन गई है, आखिर ज़िली कैसा है? सो बोबैन बताता है कि ज़िली बिल्कुल ठीक है। एंड अच्छा अब ये बताइए कि टीम का क्या हालत है? सो उबरे कहता है चीजें और भी ज्यादा खराब हो रही हैं, पूरे टाउन से हमारी टीम में कोई भी नहीं आना चाहता, सब लोग बस उसी झूठ पे विश्वास कर रहे हैं जिसको एक्स ने फैलाया है। एंड सब लोगों को यही लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम लोग गॉड को नाराज कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों के टाउन पे वापस मुसीबत आ जाएगी। सो बोबैन कहता है उससे क्या हुआ, हम लोग भी तो पावरफुल हैं, हम लोग अकेले ही उस टेम्पल को ढूंढेंगे। सो उबरे कहता है कि इस टाउन के बाहर के मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इतने पावरफुल कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अकेले ही उनसे लड़ने के रिस्क नहीं ले सकता एंड ना ही तुम लोगों को रिस्क में डाल सकता हूँ। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग पहले ज़िली से मिल ले। तभी वहाँ पर सेलेरी आ जाती है एंड वो उनसे कहती है कि आप लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। सो उबरे बताता है कि बोबैन बोल रहा था कि ज़िली को होश आ गया है। सो सेलेरी कहती है बोबैन लगता है तुम ज़िली का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हो। सो बोबैन उसको इग्नोर करने लगता है एंड वो उबरे से कहती है कि ग्रैंडपा उबरे जल्दी चलिए, मैं अभी भी देखना चाहती हूँ कि ज़िली ने कौन सी एलिमेंटल पावर अवेकन की है। एंड वो उबरे को लेकर वहाँ से जल्दी से भागने लगती है। देन हम लोग देखते हैं उसी लोकेशन को जहाँ पे ज़िली थोड़ी देर पहले टेलीपोर्ट हुआ होता है, वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी पड़ी होती है। देन हम लोगों की नजर आती है ज़िली पे जो कि और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। देन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि उसने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है एंड उसकी पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो वापस से अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड वो कहता है हाँ आखिरकार में वापस आ ही गया। बट तभी वहाँ पे सेलेरी आ जाती है जो कि ज़िली को एक बच्चे के साथ देखते हुए कहती है ये बच्चा कौन है। एंड वो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है एंड उसके साथ खेलने लगती है। देन वो ज़िली से पूछती है कि बच्चा कौन है एंड आया कहाँ से है। सो ज़िली बताता है कि बच्चा अंडे से निकला है। सो सेलेरी कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि बच्चे अंडे से निकले। सो ज़िली चिढ़ते हुए कहता है वही तो, आखिर कोई बच्चा अंडे से कैसे निकल सकता है। देन तभी वहाँ पे उबरे और बोबैन आके कहते हैं कि सेलेरी क्या हुआ, तुम्हारी आवाज काफी दूर तक आ रही थी। सो कहती है कि ग्रैंडपा उबरे ये देखिए ज़िली अपने साथ एक बच्ची को लाया है, ये क्यूट है ना। एंड अब हम लोगों को पता चलता है ये बच्ची होती है ना कि बच्चा। सो वो दोनों उस बच्ची को देख के चौंक जाते हैं एंड बोबैन कहता है कि मैं जब यहाँ थोड़ी देर पहले आया था तब मैंने इसको क्यों नहीं देखा, आखिर तुमने इसको कहाँ छुपाया हुआ था। सो ज़िली मन में सोचता है कि मैं इनको अगर सच बताऊंगा भी फिर भी इनको कुछ समझ नहीं आएगा, इससे अच्छा होगा कि मैं इनको कुछ न बताऊं। सो उबरे कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, शोर मचाना बंद करो, क्योंकि ज़िली को अभी भी होश आया है, और जाके कुछ खाना बनाओ, हम लोग खाना खाने के बाद ही कुछ बात करेंगे। देन तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड ज़िली उसी बच्चे से बात कर रहा होता है। बट तभी ग्रैंडपा उबरे उससे सॉरी बोलने लगते हैं। सो ज़िली कहता है कि ग्रैंडपा उबरे आखिर अब किस चीज के लिए सॉरी बोलना है। सो उबरे बताता है कि मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था, मुझे लगा था वो कोई नॉर्मल सी बीस्टमैन नेस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे कोई इतना पावरफुल मॉन्स्टर भी हो सकता है। सो ज़िली बोलता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, वो मैं ही था जिसने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था, और वैसे भी अगर मैं उस मिशन में नहीं जाता तो मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता कि यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। जब मेरी बीस्ट किंग से लड़ाई हो रही थी तो एक पल ऐसा आया था जब मैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, तभी मैं वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया एंड मुझे वहाँ पे एक अजीब आदमी मिला जो कि मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा काफी वर्षों के लिए इंतजार कर रहा हूँ एंड मैं जैसे ही उसका मास्टर बन जाऊंगा तो वो वहाँ से निकल सकता है। देन मैंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और मैं जब बाहर आया तो मेरे पास ऑलरेडी केओटिक एलिमेंटल पावर थी, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे कि किसी ने ये सब कुछ प्लान किया हो। ग्रैंडपा उबरे क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या, जिसको भी एलिमेंटल पावर मिलती है वो एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट होता है। सो उबरे बताता है कि नहीं, एलिमेंटल पावर को ऑब्टेन करने के टाइम को किसी भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट नहीं होता है एंड ना ही उससे कोई मिलता है, और तुम जो भी केओटिक एलिमेंटल पावर की बात कर रहे हो उसके बारे में मैंने एक बहुत पुरानी बुक में पढ़ा था जो कि हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसको कभी नहीं देखा। सो ज़िली कहता है कि ग्रैंडपा उबरे उस बुक में क्या लिखा था, शायद यहाँ आने के
रीजन मुझे उस बुक में ही मिले। सो उब्रे बताता है कि आज से 10,000 साल पहले बुराई का देवता मॉर्फियस ह्यूमन रेल में आया था एंड उसके बाद से ही हमारी दुनिया बुराई, द्वेष और पीड़ा से भर गई। सो इंसानों के पास उससे लड़ने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। हालांकि मॉर्फियस बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके सामने हमारा कोई भी हीरो टिक नहीं पाया। पर हमारी दुनिया के बुराई में डूबने से पहले ही एक रक्षक आया, उसका नाम था हेसियोड। उसके पास एक क्योटिक एलिमेंटल पावर थी जो कि इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी थी और वो डीमंस के भी शक्तियों से परे थी। एंड उसने मॉर्फियस से लड़ने के लिए एक सेना का निर्माण किया और बहुत मुश्किल लड़ाई के बाद वो आखिरकार उसको हराने में कामयाब हो गया। एंड उसने मॉर्फियस को मारने के बाद उसको हेल टार्टरस में सील कर दिया, लेकिन हेसियोड को उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी और हेसियोड भी वहाँ पे कैद हो गया। सो ज़िली कहता है क्या जो पर्सन मुझे मिला था वो हेसियोड था? सो ग्रैंडपा उब्रे बोलते हैं अगर तुमने क्योटिक एलिमेंटल पावर ऑब्टेन की है सो पक्का हेसियोड ही होगा। एंड तभी वहाँ पे सेलेली आ जाती है। वो कहती है आप लोग क्या बातें कर रहे हो, जल्दी से आ जाइए, खाना तैयार है। सो उब्रे तुरंत अपना चेहरा बदल लेता है एंड कहता है कि हाँ हम लोग अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। एंड वो ज़िली से बोलता है कि ज़िली पूरी सच्चाई जानने से पहले तुम किसी को भी वो सब नहीं बताओगे जो तुमने मुझे बताया है। सो ज़िली हाँ में सर हिलाता है एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उन लोगों की डाइनिंग टेबल को जो कि खाने से पूरी तरीके सजी होती है, जिसको देख के ज़िली बोलता है क्या बात है, ये सब देखने में कितना अच्छा लग रहा है सेलेली, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तो सेलेली बोलती है कि अगर तुम्हें थैंक्स बोलना है तो उस आदमी को बोलो, मैंने सिर्फ उसकी मदद की है। देन हम लोगों को पता चलता है कि वो आदमी द चिडलर होता है एंड वो बोलता है मिस सेलेली तारीफ करने के लिए शुक्रिया। एंड उसको देख के ज़िली चौंक जाता है एंड वो पूछता है कि रेचिडलर मेरा यहाँ तक पीछा क्यों कर रहा था। सो रेचिडलर बताता है कि मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा उब्रे लाए। सो ग्रैंडपा उब्रे बोलते हैं इसको लेटनाया के बारे में हम लोगों से ज्यादा पता है इसलिए मैं उसको यहाँ ले आया। एंड चिकन को देख के सेलेली की लाल टपक रही होती है, जिसको देख के वुमेन नोट करने लगता है कि सेलेली को चिकन पसंद है एंड वो बच्ची रेचिडलर की ऐसी तैसी कर रही होती है। सो रेचिडलर बोलता है ये बच्ची कोई बात नहीं मैं इसको हैंडल कर लूंगा। एंड ज़िली पूछ रहा होता है कि उन दोनों का क्या हुआ जो कि मेरे साथ बीचमैन की केव में थे, वो मेरे दोस्त थे। सो सेलेली बोलती है कि ग्रैंडपा उब्रे ने उन्हें ट्रीटमेंट के लिए टाउन के हॉस्पिटल में भेज दिया है, हम लोग खाना खाने के बाद उनको देखने ही जाएंगे। देन ज़िली रेचिडलर से पूछता है कि क्या सारे बीचमैन अच्छा खाना बनाते हैं। सो रेचिडलर बोलता है नहीं, खाना बनाना तो मेरी हॉबी है। एंड वो लोग ऐसी बात करते रहते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं कि हिक्स थोड़ी दूर से उन लोगों पे नजर रख रहा होता है एंड उसका आदमी बताता है वो बाहरी लड़का उब्रे के घर पे ही है। सो हिक्स बोलता है ठीक है जल्दी चलो एंड हम लोग ये सब बात लॉर्ड को बताएंगे। देन तभी दोबारा सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि हवा में उड़ रहा होता है। देन हम लोगों को पता चलता है कि ये मॉर्टल रेल्म नहीं होता बल्कि ये नेदर वर्ल्ड होता है। एंड देन वो ड्रैगन किसी कासल की ओर बढ़ने लगता है एंड हम लोग देखते हैं उस कासल के अंदर एक आदमी होता है जो कि फूलों की देखभाल कर रहा होता है एंड वो ड्रैगन एक इंसान में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पर लैंड करता है। देन वो बंदा बोलता है आर्गोलिस तुम आखिर यहाँ आ ही गए। आर्गोलिस बोलता है लॉर्ड हेडिस आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों बुलाया। देन वो बोलता है कि बीच किंग सुनील की एनर्जी मुझे सेंस नहीं हो रही है, वो पूरे लेटोनाया से गायब हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। देन आर्गुलिस ये सुन के चौंक जाता है एंड बोलता है क्या उन कीड़ों ने उसको मार दिया, कोई चांस ही नहीं हो सकता कि वो कीड़े सुनील को मार दें। सो हेडिस बोलता है मैंने तभी तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, अब तुम लेटोनाया में जाओ और पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या था। आखिर वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सील की रक्षा कर रहा था। सो आर्गोलिस बोलता है मैं अभी तुरंत ही लेटोनाया के लिए निकलता हूँ। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं सेलेली को जो कि बोबैन एंड ज़िली के साथ कहीं जा रही होती है एंड वो रास्ते में ज़िली की तारीफ कर रही होती है कि कैसे वो बीस्टमैन केव में गया एंड वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा, तुम कितने अमेजिंग हो ज़िली। सो बोबैन की सब सुन के चिढ़ रहा होता है एंड कहता है इसमें अमेजिंग होने की क्या बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर मुझे भी वहाँ पर भेजा जाता तो मैं भी ये सब आराम से कर लेता। तो ज़िली बोलता है कि अगर मेरी जगह तुम वहाँ गए होते तो अभी मैं तुम्हारी अस्थियां उठा रहा होता। सो बोबैन बोलता है आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुम्हें फिर से लड़ना है। एंड सेलेली ज़िली से पूछती है अच्छा वैसे तुम ये बताओ कि तुमने कौन सी एलिमेंटल पावर अवेकन की है जिसकी वजह से तुमने बीस्ट किंग को हरा दिया। सो ज़िली बोलता है मुझे खुद नहीं पता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, वैसे बाकी हीरोज कौन सा एलिमेंट अवेकन करते हैं। सो सेलेली बताती है कि वो ज्यादातर लाइट एलिमेंट अवेकन करते हैं, मैंने और भी प्रिंस देखे हैं जिन्होंने बाकी एलिमेंट भी अवेकन करे हैं जैसे फायर, वाटर और बाकी ढेर सारे। सो ज़िली बोलता है कि ओह अच्छा, सो शायद से मैंने लाइट एलिमेंट ही अवेकन करा था। सो सेलेली बोलती है लेकिन मैंने तो सोचा तुम कोई अलग एलिमेंट अवेकन करोगे। सो ये सुनकर बोबैन बोलता है मुझे तो पहले ही पता था कि तुम प्रीस्ट हो एंड तुम लाइट एलिमेंट ही अवेकन करोगे। एंड देन ज़िली कहता है कि ग्रैंडपा उब्रे ने मुझसे कहा था कि जब तक सही टाइम नहीं आता तब तक मैं किसी को भी अपने केओटिक एलिमेंट के बारे
बारे में ना बताऊं। देन सेलिली कहती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, ये डेड टाउन का हीलिंग सेंटर, एंड वो सब उसके अंदर जाने लगते हैं, बट ज़िली पीछे पीछे आ रहा होता है। देन ज़िली सोच रहा होता है, मैं आशा करता हूँ कि ब्रॉस एंड फ्लोरिडा ठीक हो, बट जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर पाँव रखता है वैसे ही कुछ अजीब होता है, एंड हम लोगों को दिखता है कि वहाँ पे कोई स्पेल हुआ होता है, एंड तभी ज़िली वहाँ से गायब हो जाता है। देन हम लोग देखते हैं बोबैन एंड सेलिली को, जो कि कह रहे होते हैं आखिर ज़िली इतने धीरे धीरे क्यों आ रहा है। देन वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि ज़िली वहाँ पर नहीं होता, एंड हम लोग देखते हैं ज़िली को, जो कि कह रहा होता है यहाँ अब चल क्या रहा है और मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया। देन तभी उसके पीछे हिक्स आता है, जो कि कहता है इतना ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, मैंने तुम पे बस एक सिंपल सा टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज किया है, एंड मैं हूँ लेटनाया का डिफेंडर हिक्स, और ये जगह पर सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर लोग ही आ सकते हैं। सो ज़िली कहता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे आखिर यहाँ क्यों लाए हो। सो हिक्स कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बीस्ट किंग को हराया है, सो हम लोग चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो, और अगर तुम्हें पैसा और पावर नहीं भी चाहिए तो फिर भी तुम बता सकते हो कि हमें ज्वाइन करने के बदले में तुम हमसे क्या चाहते हो, तुम जो बोलोगे हम लोग तुम्हें वो देंगे। सो ज़िली वहाँ से निकलता हुआ कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो बस यहाँ से बाहर निकलना है। एंड हिक्स सोच रहा होता है मैंने लॉर्ड से कहा था कि तुम भी ऊबरेक जैसे ही होगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा, ये सच में एक टाइम वेस्ट है। एंड वो ज़िली से बोलता है कि हमारा एक आदमी ऑलरेडी तुम्हारे दोनों दोस्तों को मारने के लिए निकल चुका है। इसको सुन के ज़िली रुक जाता है। देन हिक्स कहता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, लेकिन अभी भी अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं मार दूंगा। सो ज़िली भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर मैंने बाहर निकलने के बाद ज़िली एंड बोबैन को नहीं देखा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। एंड तभी हिक्स ज़िली पे अटैक कर देता है, एंड तभी हम लोग देखते हैं बोबैन एंड सेलिली को, जहाँ पे सेलिली कह रही होती है आखिर ये सब चल क्या रहा है, और ज़िली अचानक से गायब कहाँ हो गया। एंड बोबैन को एक स्मेल आती है, तभी बोबैन अचानक से चौंक जाता है, एंड वो कहता है बच के, एंड वो सेलिली को अपने पास खींच लेता है। एंड बोबैन सेलिली से कहता है सेलिली क्या तुम ठीक हो। सो सेलिली कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, एंड मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। एंड बोबैन गुस्से में आते हुए कहता है मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम सेलिली पे अटैक करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। एंड हम लोग देखते ही वहाँ पर लेटनाया का एक गार्जियन खड़ा होता है, जो कि हिक्स का साथी होता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं ज़िली को, जो कि हिक्स के अटैक से बच रहा होता है, एंड साथ ही साथ उस बच्ची को भी बचा रहा होता है। एंड वो सोचता है कि बच्चे को अपने साथ रखकर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड तभी हिक्स बोलता है बुरा नहीं था बच्चे, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे पावरफुल निकले, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि ये अभी सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। देन ज़िली बोलता है आखिर हम लोगों ने किया क्या है जो तुम हमें मारना चाहते हो, क्या हम लोग साथ मिलकर बाहर वाले मॉन्स्टर्स को हरा नहीं सकते। सो उसकी बात सुनकर हिक्स शांत हो जाता है। देन वो जोर से हंसने लगता है एंड कहता है क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ोगे? लगता है उस बुढ़े ऊपरे ने तुम्हें सच नहीं बताया है। हम लोगों ने मॉन्स्टर के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम लोग उनको कुछ कुछ समय में कोई न कोई ह्यूमन को खाने को देंगे, उसके बदले में वो लोग हमारे टाउन पे अटैक नहीं करेंगे और हम लोग भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वैसे भी जो कमजोर ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कचड़े के अलावा कुछ नहीं है, और उनको अगर हम लोग सेक्रीफाइस करके अपनी जान बचा सकते हैं तो यही सही है। देन ज़िली कहता है तुम लोग स्टार्टिंग से ही लेटनाया को नहीं छोड़ना चाहते थे ना, तुम लोग बस सबको अंधेरे में ही रख रहे हो, किसी को सच्चाई के बारे में नहीं पता है। देन हिक्स कहता है तुम काफी होशियार हो, सो अब बताओ क्या तुम हम लोगों को ज्वाइन करना चाहते हो? उन मॉन्स्टर्स को भगवान ने ही भेजा है, एंड ऊबरे सोचता है कि वो उनको हरा सकता है, वो बस अपने सोच में ही जी रहा है, उसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। और जब भी वो ये चीज कहता है कि वो गॉड को चैलेंज करेगा, सो मुझे हंसी आ जाती है। देन ज़िली कहता है सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी ये सब कायरता वाली चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे पता है कि ग्रैंडपा ऊबरे ने तुम लोगों से एग्री नहीं किया होगा, और मुझे तुम्हारे प्लान से भी कोई मतलब नहीं है, बस मैं घर जाना चाहता हूँ, और मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसको मैं खत्म कर दूंगा, चाहे वो इंसान हो या मॉन्स्टर हो या फिर गॉड। सो हिक्स कहता है तुम काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो बच्चे। एंड देन ज़िली उस बच्ची को नीचे रखते हुए कहता है उसको हरा के जल्दी वापस आता हूँ। सो हिक्स बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा और तुम्हें इस बच्ची के साथ ही दफन करूंगा। बट उतनी देर में ज़िली हिक्स के पेट में पंच मार देता है, जिसकी वजह से हिक्स को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। एंड देन ज़िली उस पे पंचेस की बौछार कर देता है, जिसकी वजह से हिक्स काफी दूर जाके गिरता है, एंड उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा होता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकल रहा होता है। देन वो ज़िली की तरफ देख के कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन? एंड देन ज़िली हिक्स को बिना जवाब दिए ही चला जाता है, एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं कि सेलिली एंड बोबैन की फाइट टाउन के गार्डियन से हो रही होती है। देन हम लोग देखते हैं कि बोबैन उस पर अटैक कर देता है, शैडो स्ट्राइक, जिससे कि बोबैन के क्लोन गार्डियन पर अटैक करने के लिए चले आते हैं, एंड गार्डियन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देन तभी बोबैन कहता है सेलिली अभी, एंड तभी सेलिली उस गार्डियन के
पीछे आ जाती है एंड उस पर अटैक करती है, फ्लेम डांस। एंड उस अटैक की वजह से चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। बट हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर गार्डियन नहीं होता है। देन तभी सेलिली कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अटैक साफ साफ उसके लगा था। एंड बोबैन कहता है क्या वो उसका क्लोन था। देन हम लोग तभी देखते हैं कि वो गार्डियन सेलिली के पीछे आ जाता है एंड उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी वहां पर ज़ीली आ जाता है जो कि सेलिली को बचा लेता है एंड उस बंदे से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन अगर तुमने मेरे फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देन तभी वो बंदा ज़ीली को घूरता है एंड वहां से गायब हो जाता है। एंड सेलिली ज़ीली से पूछती है कि ज़ीली कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और अभी थोड़ी देर पहले तुम कहाँ गए थे। तो ज़ीली कहता है कि ये लंबी स्टोरी है तो मैं तुम्हें ये सब बात बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोगों को पहले घर चलना चाहिए क्योंकि ग्रैंडपा ओबरे भी खतरे में होंगे। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं सेलिली के घर को जहाँ पर ग्रैंडपा ओबरे होते हैं एंड वो कोई बुक पढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि अगर ज़ीली के पास सच में क्योटिक एलिमेंटल पावर है तो इस बुक में एक भविष्यवाणी है कि ये टाइम आएगा जब डीमंस एंड गॉड अर्थ पे आएंगे एंड अर्थ बुराई में डूब जाएगी एंड हम लोगों को सिर्फ वही बचा सकता है जिसके पास क्योटिक एलिमेंटल पावर हो। देन तभी वहाँ पे ज़ीली की टीम आ जाती है जिनको देख के ग्रैंडपा ओबरे बुक बंद कर देते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग वापस क्यों आ गए, क्या तुमने इतनी जल्दी अपने दोस्त से मिल लिया। देन वो लोग ग्रैंडपा ओबरे को अपनी स्टोरी बताते हैं जिसको सुन के ग्रैंडपा ओबरे कहते हैं क्या उन लोगों ने सच में तुम पर अटैक किया। सो सेलिली बोलती है क्या आप उन लोगों को जानते हैं। सो ओबरे बताते हैं कि वो जो ज़ीली से मिला था वो शायद से विंड मेज हिक्स था और वो जो तुम दोनों से मिला था वो था शैडो मेज जिसका नाम है लूशियस, वो दोनों ही टाउन के गार्डियन है। सो बोबैन कहता है क्या वो गार्डियन थे तो उन लोगों ने हम पर हमला क्यों किया। सो ओबरे कहता है हाँ वो गार्डियन थे, इस टाउन में 4 गार्डियन है, हिक्स, लूशियस, सेल्किया और वो जो सबसे ताकतवर होने का दावा करता है उसका नाम है डोरो। ये लोग सबसे पहले हीरोज थे जो कि लटोनाया में कई सौ साल पहले आए थे एंड उन्होंने ही इस पूरे टाउन को बनाया है। इनके आने से पहले लटोनाया नर्क से भी बदतर था और तो और उनको सिर्फ मॉन्स्टर से ही खतरा नहीं था बल्कि खाने की कमी की वजह से इंसान ही इंसान की जान का दुश्मन बन गया था। वो भूख मिटाने की वजह से अपने ही दोस्त की लाश तक खा जाते थे और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। और जब इंसानियत की पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी तभी यहाँ पर डोरो पाया और उसने इंसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने इंसानों को फसलों के बीज दिए एंड उनको मिलकर रहना सिखाया एंड काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए। वो शायद से हमारे लेटोनाया को छोड़ने के इंटेंशन को खतरा मानता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से मॉन्स्टर्स और ज्यादा भड़केंगे जिससे कि विलेज में और ज्यादा खतरा आ जाएगा। देन तभी ज़ीली ओबरे से कहता है कि आपको पता है कि इस टाउन का सो कॉल्ड पीस मासूमों की बलि देके मिलता है, आपने हम लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जिसको सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं एंड बोबैन कहता है कि ज़ीली तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। देन तभी ज़ीली ओबरे से कहता है इस टाउन के लोगों ने मॉन्स्टर के साथ एग्रीमेंट किया था जिसके चलते मॉन्स्टर्स को कुछ लोगों को खाने के रूप में दिया जाता है। आपको इसके बारे में पता था ना ग्रैंडपा ओबरे। ग्रैंडपा आपने हम लोगों को स्टार्टिंग से सच्चाई क्यों नहीं बताई। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो एंड आपने भी सर्वाइव करने के लिए ऐसे घटिया रास्ते को चुना है। सो सेलिली बोलती है ज़ीली ग्रैंडपा ओबरे ऐसे इंसान नहीं है, वो 12 हीरोज में से एक है। तभी ग्रैंडपा ओबरे कहते हैं कि सेलिली चुप हो जाओ, तुम्हें झगड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी कुछ ज़ीली ने कहा है वो कुछ गलत नहीं है। मैं भी सबसे छुप कर इस घटिया काम में एंगेज था। सो ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं एंड ग्रैंडपा बोलते हैं कि ज़ीली अगर एक वक्त है जहाँ पर तुम्हें अपने करीबियों और मासूमों के बीच में किसी को चुनना पड़े तो तुम किसको चुनोगे। मेरी जगह अगर कोई और भी होता फिर भी यही चुनता क्योंकि कोई भी परायों की वजह से अपनों की जान नहीं खोना चाहता। क्या ये गलत है ज़ीली। उन लोगों ने पहले सेलिली एंड बोबैन को मारने की धमकी दी थी और अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो ये लोग मेरे आंखों के सामने ही मारे जाते। मैं भी अच्छाई का ही साथ देना चाहता हूँ लेकिन मैं इनको खोना भी नहीं चाहता। सेलिली एंड बोबैन मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, मैं उनको खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं तब अकेला होता तो ये रास्ता कभी भी नहीं चुनता चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाती क्योंकि मैं कभी भी ऐसा कायर नहीं था जो कि अपनी मौत से डरता हो। देन तभी ज़ीली बोलता है कि आप अगर इतने ही पावरफुल थे तो आपको अपनों की रक्षा करने के लिए किसी तरीके की डील क्यों करनी पड़ी। आपको ये सब इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपको लगता था कि उन 4 गार्डियन को हराने का कोई भी रास्ता नहीं है। देन उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं एंड बोबैन कहता है कि ज़ीली आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम ग्रैंडपा ओबरे की ओर उंगली उठा रहे हो। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। सो सेलिली बोलती है कि ज़ीली बोबैन सही कह रहा है क्योंकि यहाँ तक कि अगर तुम कोई गॉड भी हो फिर भी तुमसे पावरफुल और भी ज्यादा गॉड सामने आते रहते हैं और ग्रैंडपा ओबरे तो फिर भी सिर्फ इंसान है। एंड ज़ीली ओबरे से पूछता है कि अच्छा ये बताइए अगर आपको बोबैन एंड सेलिली के बीच में किसी को चूज करना पड़ेगा तो आप किसको चूज करेंगे। ग्रैंडपा मेरे सोचने का यही तरीका है, मुझे माफ करना अगर मैंने आपको किसी तरीके से तकलीफ पहुंचाई हो। सो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ज़ीली तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसको भी माफी मांगने की जरूरत है वो हूँ मैं क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी उम्मीद वापस से जाग उठी है। सेलिली बोबैन तुम लोग अब बड़े हो चुके हो तो मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, तुम्हारी चॉइस ही तुम्हारा भाग्य डिसाइड करेगी। अगर तुम रिस्क नहीं
लेना चाहते हो, फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए एग्रीमेंट करा हुआ है। देन तभी सेलिली कहती है कि आप जहाँ भी जाओगे हम लोग आपके साथ ही आएंगे। एंड बोबैन भी कहता है कि सेलिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए, सो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। देन तभी ज़ीली कहता है कि ग्रैंडपा अब समय आ गया है आवाज उठाने का, हम लोग अपने आजादी और अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए फाइट जरूर करेंगे। देन तभी उबरे भी खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि अगर हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है तो हम लोगों के पास उन 4 गार्डियन से लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वो जो ज़ीली से लड़ा था विंडमेज हिक्स, वो सबसे कमजोर गार्डियन है, बाकी की 3 गार्डियन तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बाकी तीनों से लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, और खास करके उस डोरोब से, क्योंकि वो यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान है। और जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ, हिक्स जैसे ही रिकवर करेगा वो बदला लेने जरूर आएगा। सेलिली, बोबैन, मैं तुम सबको एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग देने वाला हूँ, अब जो भी कुछ होएगा तुम लोगों पे ही डिपेंड करेगा। एंड वो लोग कहते ठीक है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जो कि कहीं पर लेटा होता है एंड वो सोच रहा होता है मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपने घर कितने टाइम से नहीं गया हूँ। मॉम, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। देन तभी उसकी बच्ची तितली के पीछे खेलते खेलते गिरने वाली होती है, बट तभी ज़ीली उसको बचा लेता है। देन तभी वो एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगता है कि हालांकि मैंने बीस्ट किंग को मार के बहुत ज्यादा एक्सपी गेन किया है, लेकिन फिर भी मुझे बस 10 लेवल्स ही मिले हैं एंड मेरे पास 50 स्किल पॉइंट भी पड़े हुए हैं। एंड वो जो अजीब आदमी था वो भी काफी टाइम से गायब है। देन वो सोचता है कि जब भी मैं अपने केओटिक एलिमेंटल स्किल एक्सटिंग्विश का यूज करता हूँ तो मेरी 90% एचपी चली जाती है। हालांकि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मैं किसी भी तरीके की स्पेल और आर्मर को चीर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एचपी काफी ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से कोई भी मुझे एक शॉट में ही मार सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मेरे पास बर्जर्क मॉर्निंग पोशन है, जिसको कि मैंने पहले परचेस किया था एंड इसको एक्सटिंग्विश की यूज करने के तुरंत बाद यूज करके अपनी हेल्थ रिगेन कर सकता हूँ। लेकिन इसको यूज करने के लिए मुझे 8 लेवल देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मैं इसको बार बार यूज नहीं कर सकता। एंड मेरे पास ना ही कोई अच्छी हीलिंग स्किल है एंड ना ही अच्छा डिफेंस। एंड जब तक मेरे पास कोई अच्छी हीलिंग स्किल नहीं आती तब तक मैं अपने सारे पॉइंट अटैक में ही इन्वेस्ट करूंगा। एंड एक्सटिंग्विश को यूज करने के बाद मैं अपने पोशन को पी लूंगा, जिससे कि मेरी एचपी फुल हो जाएगी एंड मैं अपने अटैक्स को ही अपने डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करूंगा। देन तभी सिस्टम उसको मैसेज शो करता है, जिसको देखकर ज़ीली चौंक जाता है एंड उस मैसेज को भेजा होता है बस्टिंग स्वीट हार्ट ने, जिसको देख के ज़ीली कहता है बस्टिंग स्वीट हार्ट, ये तो जियोमी है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मेरे पास जियोमी का मैसेज कैसे आ सकता है? क्या मैं अब बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ? एंड जियोमी ने उसको बहुत सारे मैसेज भेजे होते हैं एंड वो बताती है कि एक दिन उसके कॉलेज में एक गंजा आदमी आया था, जिसने की बताया कि ज़ीली और उसकी मॉम यहाँ से शिफ्ट कर रही हैं। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अगर तुम मुझसे गुस्सा भी हो फिर भी मुझे इग्नोर मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और जब भी तुम इस मैसेज को पढ़ो मुझे रिप्लाई जरूर करना। एंड ये मैसेज पढ़ के ज़ीली सोचता है आखिर मॉम जा कहाँ रही है, और मैं तो किसी गंजे आदमी को नहीं जानता, आखिर वो आदमी कौन है? नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी फिजिकल बॉडी वहाँ पर कोमा में है क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस गेम के अंदर है, और मम हमारा घर बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट क्यों कर रही हैं? क्या वो घर बेच के मेरा इलाज करना चाहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके पास वो बच्ची आने लगती है, जिसको कि ज़ीली अपने से दूर कर देता है एंड कहता है अभी नहीं, अभी मुझसे दूर रहो। एंड जिसकी वजह से वो बच्ची जमीन पर गिर जाती है एंड रोना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सिस्टम पे वापस एक डिस्प्ले आता है कि तुमने एक लिविंग बीइंग को बैड फील कराया है, इस वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। देन ज़ीली वापस से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने लगता है। देन हम लोग देखते हैं कि वो जहाँ पर आया होता है वहाँ चारों तरफ आग ही आग होती है। वो एक वोल्केनो पे खड़ा होता है एंड उसके नीचे लावा की नदियां बह रही होती हैं। देन वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि ज़ीली पे अटैक करने वाला होता है एंड ज़ीली भी उस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ब्रॉस को, जो कि सोच रहा होता है कि उबरे यहाँ पर है एंड उसने हम दोनों को किसी को भी कुछ बताने से मना किया है। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? देन उबरे बताता है कि वो 12 हीरोज में से एक है। सो ब्रॉस को कुछ याद आता है एंड वो कहता है क्या आप 12 हीरोज में से एक हो? आप क्या वही उबरे हो जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, जिसने की उबरियन की बैटल में क्विंक एंड ट्रोल को हराया था? मुझे लगा नहीं था कि मैं मरने से पहले आपसे कभी मिल भी पाऊंगा, क्या आप भी यहाँ कह दो? सो उबरे कहता है मैं पहले 12 हीरोज में से एक था, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक बुढ़ा आदमी हूँ जिसको याद तक नहीं है कि वो यहाँ पर कितने टाइम पहले आया था, और जो भी तुमने बातें मेंशन की हैं वो सब मेरा पास्ट है एंड बेहतर यही होगा कि तुम प्रेजेंट में जीना सीख लो। देन ब्रॉस कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिसको मैंने किसी और कहानियों में सुना था वो मेरे सामने बैठा है। क्या आप मुझसे यहाँ पे कुछ कहने आए? सो उबरे कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ काम करो। सो ब्रॉस कहता है लेकिन क्या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मेरे पास तक खींच लाई? सो उबरे कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस अगर तुम्हारे पास कोई ज़ीली एंड बीस्ट किंग की फाइट के बारे में पूछने आए तो तुम दोनों एक सिंगल डिटेल तक नहीं बताना, तुम लोगों को इस पूरी चीज को सीक्रेट रखना पड़ेगा। सो ब्रॉस कहता है अंकल उबरे आप चिंता मत करिए, हालांकि मुझे पता नहीं है आप ये सब क्यों कर रहे
है, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई पूछने आएगा तो हम लोग अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालेंगे। देन उबरे वहां से उठ के जाने लगता है एंड कहता है मैं अभी के लिए चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। एंड ब्रॉस मन में सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि 12 हीरोज में से एक उबरे भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, सो मेरा यहाँ से निकलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। देन तभी उबरे रुकता है एंड कहता है हाँ वैसे तुम्हें मैं ये बताना भूल गया कि हम लोग यहाँ से निकलने के लिए लेटोनाया की गहराइयों में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं एंड इसलिए कुछ टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से निकलने में इंटरेस्टेड हो देन तुम टाउन के साउथ में आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूंगा। देन तभी उबरे के जाने के बाद वहाँ पर फिलोगा आ जाता है एंड वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी खड़े होने की हालत में होगे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे घाव काफी हद तक बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम इतने लेट क्यों उठे। सो ब्रॉस कहता है सब कुछ यहाँ के हाईली स्किल्ड हीलर की वजह से ही हो रहा है, उन्हीं की वजह से मेरा बोन फ्रैक्चर तक इतनी जल्दी ठीक हो पाया और मैं कुछ दिनों पर लड़ाई करने के भी काबिल हो जाऊंगा। वैसे फिलोगा क्या उबरे तुम्हारे पास भी आए थे और तुम्हें यहाँ से निकलने के बारे में और टेम्पल के बारे में कुछ बताया था। सो फिलोगा बोलता है क्या उबरे वो तो 12 हीरोज में से एक है ना, क्या वो यहाँ पर है। सो ब्रॉस कहता है हाँ मैं भी एक वॉरियर क्लास का हूँ एंड उबरे मेरे आइडियल थे, उनसे मिलना मेरे लिए सपने के बराबर था और मैंने पहले उनकी बहुत सारी फोटोज कलेक्ट की थी, लेकिन इन सब के बाद भी मैं आज उनको नहीं पहचान पाया था। सो फिलोगा बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, उबरे तो वही है ना जिसने उबरियन की बैटल में ब्लैक सी में अकेले ही जाके क्विंक एंड ट्रोल्स को मारा था, वो यहाँ पर कैसे फंस सकते हैं। 12 हीरोज को अपना टाइटल बस कहने के लिए ही नहीं मिला था, वो पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट थे, उन 12 लोगों को हराना किसी के लिए भी नामुमकिन था। एंड ब्रॉस बताता है कि हर 5 साल में द स्ट्रॉन्गेस्ट नाम की एक इंटरनेशनल बैटल रखी जाती है जिसमें से सभी के सभी गिल्ड अपनी तरफ से 5 वॉरियर्स को भेजते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है और कौन हारता है, बट उस टूर्नामेंट की एंड में सारी गिल्ड अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को चुनते हैं, इसीलिए उनको 12 स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज कहा जाता है। उस साल अंडरडॉग एंड थंडरबर्ड गिल्ड ने सच में अपनी प्रेजेंस से दुनिया को हिला दिया था। उबरे ने सिर्फ अपनी दम पे पूरे थंडरबर्ड गिल्ड का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया था। हालांकि उबरे की थंडरबर्ड गिल्ड को फेनिक्स गिल्ड ने किसी तरह हरा दिया था। तुम्हें पता होना चाहिए फेनिक्स गिल्ड के 5 रिप्रेजेंटेटिव पिछली बार के 12 हीरोज के बराबर पावरफुल थे, लेकिन वो लोग मिलकर भी उबरे को बहुत मुश्किल से ही हरा पाए। लेकिन कुछ टाइम बाद बैटल ऑफ उबरियन में ही थंडरबर्ड गिल्ड पूरी तरह से तहस नहस हो गई। कहा जाता है कि गिल्ड्स के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से सिर्फ और सिर्फ उबरे ही बचा था और बाकी सब मौत को प्यारे हो गए। और उस इंसिडेंट के बाद ही उबरे ब्लैक सी में गया और उसने अकेले ही क्विंक एंड ट्रोल को हरा दिया और उसके बाद वो रिटायर हो गया। और वो जो लड़का है चेन जिलियाओ, उसकी जितनी पावर्स हम लोग अचीव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है उबरे का पास्ट, जहाँ पर उबरे काफी ज्यादा जख्मी होता है एंड वो कह रहा होता है बच के। एंड हम लोग देखते हैं सेलिली के पेरेंट्स को एंड उबरे ने इनको ही वार्न किया होता है क्योंकि उन पे एक डीमन अटैक करने आ रहा होता है, बट इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते उस डीमन का अटैक इन पे कनेक्ट हो जाता है। देन उबरे चिल्लाता है मोर्स लूना नहीं, एंड सेलिली के पेरेंट्स की डेथ ऐसे ही हुई होती है। देन प्रेजेंट में ग्रैंडपा उबरे सेलिली के पेरेंट्स की निशानी को ही देख रहे होते हैं और अपने पास के बारे में सोच रहे होते हैं एंड वो कहते हैं मोर्स लूना मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने साथ सेलिली को यहाँ से बाहर निकालूंगा। जो भी कुछ पास्ट में हुआ मैं उसको नहीं भूल सकता और ना ही बदल सकता हूँ और मैं यहाँ पर इस वजह से बंद था क्योंकि मैं यही मानता था कि यहाँ पर ट्रैप होना ही मेरी पनिशमेंट है, लेकिन सेलिली के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको मेरी कर्मों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। सो मैं उसको यहाँ से बाहर निकालूंगा ताकि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी पाए और मैंने उसकी रक्षा के लिए गॉड ऑफ मार्शल थंडर की इंचेंटमेंट भी लगा रखी है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में सेलिली पे किसी भी तरीके की आँच आती है सो वो इंचेंटमेंट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी और उसके एक्टिवेट होने के बाद गॉड तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। एंड द सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़िली को जो कि अभी अभी अपनी पनिशमेंट एंड करके ही आया होता है एंड वो हफ्ते हफ्ते कहता है ये बच्ची का पनिशमेंट तो पहले से भी काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। देन द सिस्टम डिस्प्ले करता है कि ज़िली को जितनी बार भी पनिशमेंट होगी हर बार मॉन्स्टर्स की पावर 10% से इंक्रीज होती रहेगी, जिसको कि ज़िली एंड यूरोका देखने लगते हैं और ज़िली उसको देखकर चौंक जाता है। देन वो कहता है कि जब मैंने उस अंडे को देखा था मैंने सोचा तो उसमें से कोई वेपन या पेट निकलेगा, लेकिन उसमें से तुम निकली, मेरी किस्मत आखिर कितनी झंड है। जिसको सुनकर यूरोका गुस्सा करने लगती है, जिसको देख के ज़िली कहता है कि तुम जो भी चाहे बोल लो, मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला। देन अचानक से ज़िली चौंक जाता है एंड कहता है एक सेकंड क्या तुम इस सिस्टम को देख सकती हो। सो यूरोका हाँ में सर हिलाती है। देन ज़िली सोचता है कि ना ही इसको ग्रैंडपा उबरे देख सकते हैं एंड ना ही सेलिली, सो आखिर ये बच्ची कैसे देख पा रही है, क्या इस बच्ची के पास कुछ पावर्स है। एंड वो उस बच्ची से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम सिस्टम देख सकती हो, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या जो जियोमी का मेरे पास मैसेज आया था उसके पीछे तुम्हारा हाथ था।
सो बच्ची नाम में सर हिलाने लगती है एंड कुछ अजीब से बोलने लगती है जो कि जीली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो जीली कहता है आखिर मैं ही गधा हूँ क्योंकि मैं बहस के आगे बीन बजा रहा हूँ और मैं आखिर ये सोच ही कैसे सकता हूँ कि जियोमी का मैसेज इस चूजे की वजह से आया होगा। देन तभी जीली के पीछे से एक आवाज आती है जीली एंड हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीली की पूरी टीम आ चुकी होती है। तो जीली बोलता है अच्छा सब लोग यहाँ पर आ गए एंड फ्लोरगा और ब्रॉस तुम लोग आखिर कैसे हो, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। सो ब्रॉस जीली को ताना मारते हुए कहता है हाँ क्योंकि अब तुम हम लोगों को तो देखने आओगे नहीं, सो हम लोग ही तुमसे मिलने आ गए है ना फ्लोरगा। सो जीली कहता है सॉरी लेकिन जब मैं वहाँ पर गया था तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा एंड जब मैं घर वापस आया तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सो मैंने सोचा मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ही अब ठीक हो चुके हो। सो ब्रॉस कहता है कि हाँ ये सब बोबैन लिली के केयर की वजह से है कि हम लोग इतनी जल्दी ठीक हो पाए। सो बोबैन चिढ़ते हुए कहता है आखिर तुम ये बकवास क्या कर रहे हो, हम लोगों ने तुम्हारी कब केयर की। सो ब्रॉस कहता है ठीक है लेकिन तुम मुझ पर चिल्लाओ मत। सो जीली कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ पर आए हो लेकिन आखिर तुम लोग यहाँ पर आए किस लिए हो। सो फ्लोरगा बोलता है ऑब्वियसली हम लोग ग्रैंडपा उबरे की टीम में शामिल होने के लिए आए क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप नहीं रहना चाहते। तभी ब्रॉस जीली के हाथ में वो बच्ची को देखते हुए कहता है आखिर ये बच्ची कौन है क्योंकि मैंने पहले कभी इसको तुम्हारे साथ नहीं देखा और ना ही तुम बीस्टमैन की केव में इसको लेकर आए थे। तभी वो बच्ची ब्रॉस के हाथ में काट लेती है। सो जीली घबराते हुए कहता है ब्रॉस इसका नाम योरुका है। सो बोबैन कहता है कि तुम लोगों को हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पर बातें पहनने नहीं आए, ग्रैंडपा उबरे हम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग कराने के लिए लाए। सो ब्रॉस कहता है हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं एंड इसी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं, सो उसमें चिल्लाने वाली बात कौन सी है। सो बोबैन कहता है नहीं हम लोगों को यहाँ पर ग्रैंडपा उबरे की ट्रेनिंग को सीरियसली लेना पड़ेगा एंड वो लोग आपस में ऐसे ही छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं जिसको देखकर ग्रैंडपा उबरे जोर से हंसने लगते हैं। सो ब्रॉस उनको देखकर कहता है ग्रैंडपा उबरे आखिर आप हंस क्यों रहे हैं। सो ग्रैंडपा उबरे कहते हैं कुछ नहीं बस लेटनाए आने के बाद मैंने पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ खुश होते हुए देखा है, इस वजह से मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सलीली भी ग्रैंडपा उबरे को देख के सोच रही होती है मैंने पहली बार ग्रैंडपा उबरे को इतना खुश देखा है। तभी ग्रैंडपा उबरे अचानक से शांत हो जाते हैं और अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं। देन बोलते हैं ठीक है तुम लोग अभी थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होगी फिर रोना मत। सो ब्रॉस कहता है कि क्या हमारी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा डरावनी होने वाली है, आखिर अब हम लोगों को कैसे ट्रेन करेंगे ग्रैंडपा उबरे। सो उबरे कहते क्या डरावनी, ये वर्ड भी इस ट्रेनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कम पड़ जाएगा, यहाँ तक कि सभी के सभी 12 हीरोज भी इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं। देन वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए कहते हैं कि बैटल सिर्फ स्पीड एंड एंड्योरेंस पर ही डिपेंड नहीं करती है बल्कि हम लोगों को दुश्मन की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का पता लगाना पड़ता है। एक बैटल में 0.001 सेकंड भी हम लोगों की जीत या हार डिसाइड करने के लिए काफी है। तभी हम देखते हैं उस आर्टिफैक्ट की मदद से सारे के सारे लोगों के क्लोन्स बन के रेडी हो जाते हैं। एंड उबरे कहते हैं लेकिन अगर ये टीम बैटल होती है तो वहाँ पर जीतने के लिए तुम लोगों को टीम वर्क और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एंड उबरे बताते हैं कि मेरे हाथ में ट्रेनिंग आर्टिफैक्ट है जिसकी वजह से ये क्लोन्स बने हैं। इस आर्टिफैक्ट का यूज गिल्ड को काफी मुश्किल चैलेंज देने के लिए किया जाता है और ये जो क्लोन्स तुम्हारे सामने खड़े हैं इनकी पावर्स एंड एबिलिटी तुम्हारे बराबर ही है, यहाँ तक कि इनके पास तुम्हारे जितनी एलिमेंटल पावर भी है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इनकी कॉम्बैट पावर तुम लोगों से 1.5 गुना ज्यादा है। तुम लोग चिंता मत करो, ये क्लोन्स तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे लेकिन तुम लोगों को दर्द जरूर महसूस होएगा। अगर तुम लोगों में से किसी को भी एक क्लीन कॉम्बो पड़ गया तो वो बैटल से एलिमिनेट हो जाएगा और उसको यहाँ पे लड़ने का दोबारा कोई भी चांस नहीं मिलेगा और उसके क्लोन का बर्डन बाकी टीम पे फिर से बढ़ जाएगा। जिसके जरिए मैं तुम्हें एक रियलिटी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग के टेंपल जाने के रास्ते में अगर हम लोग अपने किसी टीम मेंबर को खो देते हैं तो हम लोगों के ऊपर उसका पूरा बर्डन आ जाएगा और हम लोगों की बैटल और भी ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। यही है तुम लोगों की ट्रेनिंग। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं सलीली के घर को जहाँ पर ग्रैंडपा उबरे बैठकर आराम कर रहे होते हैं एंड रचिडलर खाना बना रहा होता है। एंड रचिडलर बोलता है ग्रैंडपा उबरे मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बना रहा हूँ, सो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना हो तो मुझे बता देना। सो उबरे बोलते हैं 3 लोगों का खाना काफी नहीं रहेगा, तुम्हें आज 20 लोगों के लिए खाना बनाना है। सो रचिडलर कहता है क्या 20 लोगों के लिए, क्या हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। देन तभी गेट खुलता है एंड हम लोग देखते हैं जीली की पूरी टीम ट्रेनिंग करके वापस आ चुकी होती है। सो उन्हें देखकर उबरे रचिडलर से कहते हैं जल्दी करो, तुम्हें 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, तुम्हें याद है ना। सो रचिडलर कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो सिर्फ आधा ही घंटा हुआ है। एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जीली को जो कि खाना खा रहा होता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और बाकी लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। सो ग्रैंडपा उबरे कहते हैं तुम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग इतनी जल्दी खत्म कर ली, सो बताओ तुम्हें मेरी ट्रेनिंग पसंद आई ना। सो जीली की पूरी टीम उठते हुए कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। एंड सलीली बताती है हमारा उन लोगों के सामने कोई चांस ही नहीं था।
एंड उन लोगों ने हमको सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर ही हरा दिया। एंड ब्रॉस कहता है बिल्कुल सही, हम लोग आमतौर पे मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों की ट्रेनिंग बहुत ही अलग थी। हम लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऊपर से ज़ीली के क्लोन की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। एंड ज़ीली सोचता है बिल्कुल सही, इस बार हम लोगों की फाइट किसी पीवीपी गेम के तरीके हुई थी। एंड जिनने हम लोगों पे अटैक किया था वो कोई ब्रेनलेस मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि वो स्ट्रेटेजी बना के इंसानों के तरीके ही लड़ रहे थे। बैटल के स्टार्ट में सारे क्लोन्स खूब दूर दूर भाग गए। सो हम लोगों को लगा ये हम लोगों को अलग करके लड़ना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग एक ही साथ रहे थे। बट हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इतनी अचानक से हमला कर देंगे। और मेरे क्लोन को छोड़कर सारे क्लोन्स ने मुझे घेर लिया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। एंड मैं सिर्फ अपने क्लोन्स को अपने दोस्तों को मारते हुए देख रहा था, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। एंड थोड़ी देर में हमारी लड़ाई 1v1 से 5v1 हो गई। ऐसा कहा जा सकता है कि हम लोग बैटल स्टार्ट होने से पहले ही हार गए। तो बड़े बोलते हैं बहुत बढ़िया ज़ीली, तुम्हारी बैटल की एनालिसिस तो बहुत बढ़िया है। तुमने बिल्कुल सही कहा ज़ीली, क्योंकि बैटल स्टार्ट होने से पहले ये फिक्स हो गया था कि जीतेगा कौन। किसी भी तरीके के टीम बैटल में सिर्फ तुम्हारी इंडिविजुअली पावर डिफाइन नहीं करती है कि तुम जीतोगे कि नहीं, तुम्हारी जीत तुम्हारी टीम वर्क पे डिपेंड करती है। ये सब बिल्कुल चेस के गेम के तरीके है, जहाँ पर कुछ प्यादों को अटैक करना होता है, कुछ प्यादों को डिफेंस, यहाँ तक कि काफी सारे प्यादों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। और इतना कुछ करने के बाद ही हम लोग अपने अपोनेंट का कुछ बिगाड़ सकते हैं। जिन क्लोन से तुमने फाइट की थी वो बहुत ज्यादा होशियार नहीं थे और न ही बहुत ज्यादा पावरफुल। बस उन लोगों ने तुम्हारी खुद की स्किल्स को यूज करके सबसे बढ़िया टीम वर्क स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसकी वजह से वो तुमसे जीतने में कामयाब हो सके। आज तुम लोग आराम कर लो एंड हम लोग कल सुबह ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। एंड कल की ट्रेनिंग में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तब तक के लिए अच्छे से आराम करो। देन तभी रात हो जाती है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जो कि आज ही की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है। एंड सोचता है कि अगर आज क्लोन्स की जगह रियल एनिमीज होते तो क्या मैं अपनों की रक्षा कर पाता। सो आंसर है नहीं, मैं नहीं कर पाता। मुझे अपनों की रक्षा करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। देन वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम के पास एक बहुत बढ़िया कंपनी में काम करने की अपॉर्चुनिटी थी, बट अगर वो उसमें काम करती तो उनको मेरी देखभाल करने के लिए टाइम नहीं मिलता। इस वजह से उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर एक मुश्किल पार्ट टाइम जॉब की, ताकि उनका उनके टाइम पे पूरा तरीके से कंट्रोल रह सके और वो मुझे अच्छे से बड़ा कर पाए। एंड एक बार वो ज़ीली के साथ खड़ी होकर अपनी बॉस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि क्या वो हर वेडनेसडे को अपने बच्चे को यहाँ पर साथ ला सकती हैं। बट ज़ीली की मॉम की हालत देखकर उसका बॉस उसकी मॉम को छेड़ने लगता है। एंड ये बात ज़ीली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इस वजह से वो गलत जगह पर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से बॉस को काफी जोर से लगती है। एंड उसकी मॉम बॉस से माफी मांगने लगती है, बट उसका बॉस ज़ीली को पीटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सो ज़ीली को बचाने के लिए उसकी मॉम बॉस को उठाकर जमीन में पटक देती है, जिसकी वजह से उसका बॉस नॉकआउट हो जाता है। एंड वो वहां से जाते हुए कहती है अगर तुम मुझे जॉब में नहीं रखना चाहते सो बाहर में जाओ, लेकिन मेरे बच्चे से दूर रहना। एंड उसी वक्त मैंने अपनी मॉम को हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया, बट तभी उसको एक आवाज आती है, तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ किसी को बचाने के बारे में सोच रहे हो, कितना भद्दा मजाक है। सो ज़ीली कहता है ये आवाज ये तो शायद से उसी आदमी की है। अंकल क्या ये आप हो? अगर आप हो तो रिस्पॉन्स कीजिए। बट उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। सो यूरोका से भी पूछता है क्या उसने कोई आवाज सुनी है। सो यूरोका मना कर देती है। सो वो सोचता है ये आवाज सिर्फ मुझको ही क्यों सुनाई दी। एंड तभी यूरोका ज़ीली के ऊपर आके सो जाती है। सो ज़ीली उसको साइड में रखते हुए कहता है अगर तुम मेरे ऊपर सोगे सो मैं कैसे सोऊंगा। पता नहीं मॉम मेरा ख्याल कैसे रख लेती थी। मॉम मैं बहुत जल्दी घर आऊंगा एंड अब तो मुझे पता भी है कि मुझे क्या करना है। मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल होना है ताकि मैं गार्डियन को हरा सकूं और ग्रैंडपा उब्रे के साथ इस टाउन से बाहर निकल सकूं। हालांकि मैंने बेस किंग को हराया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट आज के बैटल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेस किंग जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अटैक कर रहा था। बट वो जो आज के क्लोन्स थे वो बैटल में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी बना रहे थे। देन तभी वो आंखें खोलता है एंड वो देखता है वो कोई दूसरी जगह पर आ चुका होता है एंड उसके सामने हेसियोड होता है। सो कहता है अंकल क्या आप सही में यहाँ पर हो या ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, और ये जगह कौन सी है, मैं यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया। सो हेसियोड कहता है ये तुम्हारा इनर वर्ल्ड है, यहाँ पर मैं तब से हूँ जब से तुम मेरे मास्टर बने हो। सो ज़ीली कहता है क्या मेरा इनर वर्ल्ड? जो भी हो मैं आपसे इस वजह से मिलना चाहता था क्योंकि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब मैं बहुत ज्यादा वीक था और मुझे जो भी स्ट्रेंथ मिली है वो सब आपकी वजह से मिली थी, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि आपके बिना मैं बेस किंग को बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। लेकिन ये बताइए मेरे इनर वर्ल्ड में इतने सारे फ्लावर्स क्यों इधर उधर उड़ रहे हैं। सो तभी हेसियोड कहता है मुझे नहीं पता, यूजुअली सभी लोगों के इनर वर्ल्ड में सिर्फ वही चीजें होती हैं जिनके बारे में वो सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। सो ज़ीली कहता है लेकिन मैं इन फ्लावर्स को बिल्कुल भी नहीं जानता, सो ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो हेसियोड कहता है फालतू चीजों के बारे में दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे फालतू क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें यहाँ पर लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना। देन तभी वो पावर अप करते हुए बोलता है हालांकि मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1% पावर ही रिकवर की है, लेकिन फिर भी तुम्हें वो दिखाने के लिए काफी है कि केओटिक एलिमेंटल पावर
कितनी ज्यादा खतरनाक है। और तो और जो तुम क्योटिक एलिमेंटल पावर यूज करते हो वो रियल पावर का 0.001% भी नहीं है। सो ज़िली कहता है क्या इतना कम? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो हम के बीच की पावर का डिफरेंस तो 1000 गुना हो गया। सो वो कहता है मैं तो बस तुम्हें कम से कम बता रहा था, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा, इसलिए क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? एंड तभी ज़िली को सिस्टम डिस्प्ले होता है जिसमें लिखा होता है कि उसको 3 मिनट तक हेसियोड के सामने टिकना है। एंड अगर वो ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको 4 लाख एक्सपी पॉइंट मिलेंगे। ज़िली अपने क्योटिक एलिमेंटल पावर की यूज करते हुए कहता है जो भी हो मैं ये तो 300 मिनट तक भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 मिनट की ही बात है। चलिए अंकल शुरू करते हैं। सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं गार्डियन के प्लेस को, जहाँ पर एक गार्डियन हिक्स को हील करते हुए कहता है हिक्स क्या ज़िली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने तुम्हारी ये हालत कर दी? सो हिक्स कहता है आज ही घंटा स्ट्रॉन्ग है, मैं बस थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, इसी वजह से मेरी थोड़ी बहुत चोट लग गई। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन आ जाती है एंड बोलती है मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं उसको जानती हूँ अगर उसने फुल पावर का तुम्हारे ऊपर यूज किया होता तो आज हम लोग तुम्हारी रात बटोर रहे होते। कहता है लूशियस आखिर तुमने क्या कहा अभी? तो लूशियस अपनी हुडी उतारते हुए कहती है लॉर्ड डोरोब ने तुम्हें सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम्हें वहाँ पर जाना है और उसकी पावर का थोड़ा अंदाजा लेके आना है ताकि हम लोगों को पता चले कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बुरी तरीके से पिट के आ जाओगे। और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई बेकार आदमी एक गार्डियन कैसे बन सकता है। सो हिक्स कहता है लूशियस तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो, जैसे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम्हारी लड़ाई उससे होगी तो तुम भी झटके में ही हार जाओगी। तभी लूशियस हिक्स के सर पे अपना पैर रख देती है एंड कहती है तुम आजकल अपना मुंह बहुत चलाने लगे हो, और मैं ये बात मानती हूँ कि वो ज़िली नाम का लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ है, उसके पास स्किल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी अगर लॉर्ड डोरोब मैदान में उतर गए तो वो किसी को भी एक झटके में ही हरा सकते हैं, उनके लिए किसी को भी हराना कोई भी बड़ी बात नहीं है। एंड तभी एक गार्डियन बोलता है वो मेरे 12 हीरोज में से एक है और वो टाउन में अपने टीम के लिए बहुत सारे लोगों को रिक्रूट भी कर रहा है, सो अगर डोरोब ने कुछ भी किया तो टाउन में बहुत ज्यादा पैनिक मच जाएगा। सो लूशियस कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? देन वो गार्डियन अपने पीछे एक मॉन्स्टर को समन करते हुए कहता है ये देखो, जिसको देखकर वहाँ पे सारे लोग चौंक जाते हैं, ये तो लेटोनाया वंडरर है। एंड वो गार्डियन वंडरर से कहता है जाओ जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको मार दो। एंड वो मॉन्स्टर वहां से निकल जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं हेसियोड एंड ज़िली की फाइट को, और ज़िली ने 1 मिनट निकाल लिया होता है एंड अभी भी 2 मिनट बाकी होते हैं। एंड हम लोगों को पता चलता है कि ज़िली 1 मिनट से भाग ही रहा होता है, उसने अभी तक हेसियोड पे एक भी वार नहीं किया होता। एंड वो सोचता है मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में 3 मिनट ही निकालने हैं, जिसकी वजह से मुझे 4 लाख एक्सपी पॉइंट मिल जाए, एंड उसके बाद जैसा अंकल चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। देन वो कहता है 1 सेकंड, लेकिन मेरे पीछे अंकल आ क्यों नहीं रहे हैं? एंड हम लोग देखते हैं ज़िली के सर के ऊपर एक लाइट होती है जो कि हेसियोड ही होता है, एंड वो ज़िली के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि ज़िली बच जाता है। एंड हम लोग देखते हैं हेसियोड के अटैक के इंपैक्ट की वजह से वहां पर जमीन बीच से पूरी तरीके से फट चुकी होती है। एंड हेसियोड की पावर की स्ट्रेंथ देखकर ज़िली सोचता है आखिर ये किस तरीके की ट्रेनिंग है, वो तो मुझे मारने का ही ट्राई कर रहा है। वो तो ये अच्छी बात है कि मेरे पास बेस किंग की शील्ड है जिसकी वजह से मेरे पास 0.5 सेकंड ज्यादा रिएक्शन टाइम है। एंड तभी वहां पे हेसियोड आ जाता है जो कि कहता है तुम कब तक ऐसे ही भागते रहोगे, मुझसे सामने से फाइट करो। और ये अच्छी बात है कि तुम मेरे लास्ट अटैक से बच गए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कायरता को माफ नहीं कर सकता। तो ज़िली एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है अंकल देखो आपके पीछे वो क्या है। हेसियोड उधर ही देखने लगता है जिसका की फायदा उठाकर ज़िली वहां से भाग जाता है। एंड वो सोचता है मिशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे और भी ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। देन वो हेसियोड से कहता है अंकल क्या हम लोग थोड़ी देर बाद फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना है। सो हेसियोड कहता है तुमने इस फाइट में किया ही क्या है, तुम पूरे टाइम भागते ही तो रहे हो, और वैसे भी तुम्हारा एनिमी कभी भी तुम्हें आराम करने का टाइम नहीं देगा। देन वो इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ज़िली के पीछे आ जाता है एंड वो कहता है ज़िली ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला सबक है। वो ज़िली पे अटैक कर देता है बट ज़िली उसकी अटैक से फ्लैश का यूज करके बच जाता है एंड उस पे काउंटर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से हेसियोड चौंक जाता है एंड सोचता है ये अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया, और तो और मैंने इसको हिलते हुए भी नहीं देखा, ये तो बिल्कुल मेरे पीछे टेलीपोर्ट ही हो गया। एंड ज़िली सोचता है जब इन्होंने अटैक किया था तब मैंने अपनी फ्लैश एबिलिटी का यूज कर लिया था, बट अब उसका 5 मिनट का कूल डाउन चल रहा है, सो अगर उसके बीच में इन्होंने मेरे पे अटैक किया सो मैं नॉकआउट हो जाऊंगा, और मिशन कंप्लीट होने में अभी 30 सेकंड्स बाकी हैं, मुझे इनको 30 सेकंड्स तक रोक के रखना पड़ेगा। एंड वो हेसियोड से कहता है अंकल क्या मैं थोड़ी देर तक आराम कर सकता हूँ, देन उसके बाद मैं आपसे अच्छे से लड़ूंगा और भागूंगा भी नहीं। हेसियोड कहता है ठीक है बट तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने मेरे अटैक से बचने के लिए कौन सी स्किल का यूज किया है। देन तभी ज़िली का मिशन कंप्लीट हो जाता है जिसकी वजह से उसको एक्सपी पॉइंट मिलते हैं एंड वो हेसियोड से अपने स्किल्स के बारे में
पूरी तरीके से बताता है और यह भी बताता है कि उसने अभी फ्लैश का यूज किया था। इन सब स्किल्स को यूज करने के लिए उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस एक बार अपनी बॉडी को कमांड देना पड़ता है और उस स्किल के हिसाब से मेरी बॉडी खुद से ही रिएक्ट करती है। सो हेसियोड कहता है, तुमने जो कुछ भी अभी बोला है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस फ्लैश स्किल को पहले भी देखा है। सो ज़िली पूछता है, क्या मेरे अलावा भी किसी ने ये स्किल का यूज किया है? सो हेसियोड सोचता है, मुझे इससे लड़ने बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। आखिर मैंने पहले किससे फाइट की थी और मुझे कुछ याद क्यों नहीं? देन ज़िली को याद आता है कि उब्रे ने उसको हेसियोड के बारे में कुछ बताया था और इन अंकल ने मुझे कियोटिक एलिमेंटल पावर दी है। सो मुझे तो यही लग रहा है कि ये हेसियोड ही है। एंड वो कहता है, अंकल मुझे आपसे कुछ बताना है। मैं जानता हूँ कि आप कौन है, आपका नाम है हेसियोड। आप वही हैं जिसने दुनिया को बुराई के देवता मॉर्फियस के आतंक से बचाया था और उसका खात्मा भी किया था। क्या आपको भी कुछ याद आ रहा है? सो वो ज़िली की बात सुनकर चौंक जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़िली के घर को, जहाँ पर बेस्टमैन खराटे मार के सो रहा होता है, जिसकी वजह से बोबैन को नींद नहीं आ रही होती। देन वो अपने बेड से उठ जाता है और कहता है, मैं अब इससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगा। बट तभी उसको कुछ स्मेल आती है जिसकी वजह से वो चौंक जाता है एंड कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये तो सच में वही है। देन तभी वहाँ पर छत तोड़ के वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसको कि गार्डियन ने इनको मारने के लिए भेजा होता है। एंड रेचिल्डर मरुए से निकलते हुए कहता है, क्या यहाँ पे कोई भूकंप आया था? वो सब तो ठीक है, लेकिन बोबैन कहाँ है? क्या वो यहाँ पे दब के मर गया? देन तभी उसके मुंह पे एक पत्थर आके लगता है जिसकी वजह से उसका मुंह फूट जाता है। एंड वो कहता है, आखिर आधी रात को ये सब चीजें कौन फेंक रहा है, किसकी मौत आई है? देन वो देखता है बोबैन एंड उस मॉन्स्टर की लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर बोबैन उस पर अटैक करता है बट वो मॉन्स्टर उससे बच जाता है। देन बोबैन कहता है, मैं बिल्कुल सही था, ये वही मॉन्स्टर है जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था। मैं मरते दम तक इसको नहीं भूल सकता। मैंने पूरी जिंदगी बस इसी पल के लिए ट्रेनिंग की थी ताकि मैं तुम्हें ढूंढ के मार पाऊं, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद ही मेरे पास मरने आ गए। देन बेस्टमैन बोबैन से पूछता है, आखिर तुम ठीक हो और ये मॉन्स्टर कौन है? सो बोबैन कहता है, अगर अपनी जान प्यारी हो तो शांत बैठो, और तुम, मैं पहले तो तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा और फिर तुम्हारी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हारा पूरा खून निकाल के अपने पेरेंट्स की कब्र में डालूंगा, तभी होगा मेरा बदला पूरा। अब मरो। एंड वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं लूसियस को, जो कि कहती है, ये प्लान तो बहुत बढ़िया था। सो हिग्स बोलता है, पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ उन पे ही अटैक हुआ है, तो क्या उनको शक नहीं होगा? सो तीसरा गार्डियन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा हिग्स, इसीलिए मैंने पूरे विलेज में और भी मॉन्स्टर स्पॉन किए हैं जो कि मेरा एक इशारा पाते ही पूरे विलेज में अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से उबरे खींचा चला आएगा और फिर उसको लॉर्ड डोरो खुद अपने हाथों से मारेंगे। एंड लूसियस कहती है, तो ठीक है, मैं उस हीलर से लड़ने जा रही हूँ, बस मुझे उम्मीद यही है कि वो ज्यादा देर तक टिक पाएगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ जल्दी खत्म हो गया तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। एंड हम लोग देखते हैं रेचिल्डर को, जो कि भाग के उबरे के पास गया होता है एंड उसको बता रहा होता है कि मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। देन बोबैन देखता है विलेज की तरफ जहाँ पर आग लगी होती है। सो रेचिल्डर से कहता है, तुम ज़िली को ढूंढो ताकि वो सेलिनी को प्रोटेक्ट कर पाए। देन वो वहां से निकल जाता है ताकि वो विलेज में जाके बाकियों की मदद कर पाए। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़िली के इनर वर्ल्ड को, जहाँ पर ज़िली हेसियोड को पूरी कहानी बता रहा होता है कि हेसियोड आखिर है कौन। देन वो कहता है कि आपको कुछ भी याद आया? सो हेसियोड कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा दिमाग अभी भी खाली है, जिसकी वजह से ज़िली निराश हो जाता है एंड सोचता है ये सब बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली मूवीज में तो लोग जैसे ही अपना नाम सुनते हैं वैसे ही उनको सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर ये आदमी सही में हेसियोड हुआ तो मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिल जाएंगे। देन हेसियोड कहता है, ज़िली लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर तुम अपनी सारी स्किल्स का यूज करो तो मुझे शायद कुछ याद आ जाए। सो ज़िली उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बट तभी वहाँ पर योरुका की आवाज आती है, जिसको सुनकर ज़िली चौंक जाता है एंड हम लोग देखते हैं रियल वर्ल्ड में ज़िली की बॉडी को योरुका ही प्रोटेक्ट कर रही होती है। वहाँ पर लूसियस भी आ चुकी होती है। कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ज़िली को ही मारूंगी। बट योरुका ज़िली को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं हो रही होती। सो लूसियस कहती है, अगर तुम इससे इतना ही प्यार करती हो तो तुम्हें भी उसके साथ ही मर जाना चाहिए। देन तभी अचानक से हवा का झोंका आ जाता है, जिसको देखकर लूसियस चौंक जाती है एंड हम लोग देखते हैं वो हवा का झोंका ज़िली की वजह से आया होता है, क्योंकि बहुत तेजी से लूसियस के पीछे आ चुका होता है एंड योरुका से कहता है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं विलेज को, जहाँ पर बिल्कुल तबाही मची होती है, चारों तरफ आग ही आग फैली होती है और लोग मर रहे होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं एक बच्ची अपने मदर के पास बैठकर रो रही होती है, बट तभी उस पे एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है एंड वो उस बच्ची को खाने ही वाला होता है, बट तभी उस पे कोई अटैक कर देता है एंड हम लोग देखते हैं उबरे ने ही वो अटैक किया होता है और उस बच्ची को बचा लिया होता है। बट उबरे को काफी सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, बट उन सभी मॉन्स्टर्स पे किसी ने अटैक कर दिया होता है एंड हम लोग देखते हैं वहाँ ब्रॉस एंड फ्लोरका भी आ चुके होते हैं एंड उबरे कहता है, टाउन के बाहर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई है और तो और बॉर्डर के आसपास कुछ लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं। सो ये मॉन्स्टर टाउन तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब उनका काम है और टाउन में ये मॉन्स्टर सिर्फ और
सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भेजे गए हैं ताकि वो लोग हमें मार सकें। ब्रॉस, फ्लोरगा, तुम लोग टाउन के सेंटर में जाके लोगों की मदद करो और उनको एक जगह पर इकट्ठा करो। सो ब्रॉस कहता है आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? सो उबरे कहता है मैं बॉर्डर्स में जा रहा हूँ वहाँ की शील्ड को रिपेयर करने। सो ब्रॉस कहता है वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, हम लोगों को भी आपके साथ आने दीजिए। बट उबरे उनको मना कर देता है एंड कहता है तुम बाकी लोगों की मदद करो। देन वो वहाँ से उड़कर कहीं को चला जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं ज़ीली एंड लूशियस को, जहाँ पे लूशियस कैरी होती है। तुम उस टाइम से ज्यादा फास्ट हो चुके हो जब हम लोगों ने लास्ट टाइम लड़ाई की थी। तो ज़ीली सोचता है अच्छा ये वही है जिसने सेलिली पे अटैक किया था, मैंने सोचा था जो लूशियस है वो लड़का होगा बट ये तो लड़की निकली। हे आंटी, क्या आपको छुप छुप के वार करने में मजा आता है? सो लूशियस अपने आप को आंटी सुनकर चौंक जाती है एंड ज़ीली सोचता है अगर हम लोगों ने गॉड को हरा दिया सो सबके सब आजाद हो जाएंगे, फिर ये लोग आखिर हम लोगों को मारना क्यों चाहते हैं? सो लूशियस बोलती है ये टाउन को लॉर्ड डोरोप ने बनाया था और अगर इसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कुछ भी काम करता है सो हम लोग बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गॉड की इच्छाओं के विरोध करना एक बेवकूफी है। सो ज़ीली अपने एलिमेंटल पावर यूज करते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि टेंपल सच में है और मेरे उस तक पहुंचने के रास्ते में कोई भी अगर आएगा और मेरे दोस्तों को दुख पहुंचाएगा तो मैं उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, फिर चाहे वो घोस्ट, डेविल या गॉड ही क्यों ना हो, मैं सबको मार दूंगा। तो लूशियस कहती है तुम सच में बेवकूफ हो, तुमने हिक्स को हरा दिया सो तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें बता दो कि तुम गलत हो, क्योंकि हिक्स हम सभी गार्डियन में सबसे कमजोर था और मेरी बैटल पावर लॉर्ड डोरोप के पास सबसे ज्यादा पावरफुल है। देन तभी वो अपने क्लोक से काफी सारे वुल्फ्स को निकाल लेती है। सिस्टम बताता है ये सब है शैडो वुल्फ जो कि लेवल 45 के हैं, इनकी स्पीड एंड मोबिलिटी काफी ज्यादा है और इसीलिए ये खतरनाक भी है। एंड वो उन वुल्फ्स को ज़ीली पे छोड़ देती है। तभी ज़ीली एनाहिलेशन स्लैश का यूज करता है जिसकी वजह से वो सारे वुल्फ्स एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं, जिसको देखकर लूशियस चौंक जाती है एंड वो वापस से ज़ीली पे एक अटैक करती है, शैडो स्ट्रीम 3000 ब्लेड्स। बट ज़ीली बीस्ट किंग की शील्ड को यूज करते हुए उससे बच जाता है और उसे एक खरोच तक नहीं आती। एंड लूशियस से कहता है तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी लेकिन अब क्या हो गया? एंड लूशियस सोच रही होती है मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड वो वापस से कोई स्पेल यूज करके हवा में चली जाती है एंड कहती है कोई बात नहीं ज़ीली, ये तो ट्रेलर था। एंड हम लोग देखते हैं वहाँ बहुत बड़ा सा वुल्फ स्पॉन हो जाता है जिसकी की मुंह में शॉट होती है। एंड तभी लूशियस ज़ीली से कहती है सो यही है मेरी ट्रू पावर। देन तभी मिशन भी डिस्प्ले होता है जहाँ पर ज़ीली को अपोनेंट के लीडर को मारने के साथ साथ टाउन को भी बचाना होता है। देन तभी हमें टाउन की हालत दिखाई जाती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने आतंक मचा रखा होता है एंड कुछ हीरोज उनसे लड़ रहे होते हैं एंड उन्होंने शील्ड भी बनाई होती है बट वो मॉन्स्टर शील्ड को भी क्रैक करके अंदर आ जाते हैं। एंड एक लड़का कहता है आखिर बाउंड्री की शील्ड को इंचेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो एक लड़की कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते ही जा रहे हैं, हम लोगों ने शील्ड को रिपेयर भी कर दिया फिर भी शायद हम लोग ना ही बच पाए। एंड तभी उनका टीचर कहता है सब लोग कान खोल कर सुन लो, इस जगह की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है और हमें उसको निभाना ही पड़ेगा, फिर चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। एंड वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते हैं और शील्ड में क्रैक्स भी बढ़ जाते हैं बट तभी शील्ड में एक लाइटनिंग स्ट्राइक आती है जिसकी वजह से शील्ड रिपेयर हो जाती है। एंड ये सब किया होता है ग्रैंडपा उबरे ने एंड सब लोग उनको देखकर खुश हो जाते हैं। देन तभी उबरे मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं एंड लीडर से कहते हैं तुम सब कुछ मुझ पे ही छोड़ दो और बाकी लोगों के साथ मिलकर शील्ड को रिपेयर करो। एंड तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन पे किसी ने अटैक कर दिया होता है एंड ये सब किया होता है डोरोप ने। सो सब लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं बट देखते ही देखते डोरोप उन पे भी अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग मर जाते हैं। एंड उबरे उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सो डोरोप कहता है मैंने इन लोगों को इनकी जिंदगी दी है तो इसी हक से मैं उनकी जिंदगी वापस भी ले सकता हूँ, ये मुझे धोखा देने का नतीजा है उबरे। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि लूशियस के अटैक से बच रहा होता है एंड वो उसके अटैक से बचते हुए उस बीच पे अटैक कर देता है जिसके अटैक के इम्पैक्ट को देखकर लूशियस चौंक जाती है एंड सोचती है एक हीलर के अटैक कितने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल असंभव है। एंड ज़ीली कहता है अपनी हार स्वीकार करो और मेरे रास्ते से हट जाओ ताकि मैं टाउन में लोगों की मदद कर सकूं। सो लूशियस कहती है तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही करना जानते हो, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि तुम टाउन को बचा सकते हो? लॉर्ड डोरोप ने खुद ही टाउन की बाउंड्री के एन्चेंटमेंट हटाया था और जितने भी गद्दार हैं उन सबको उनकी सजा मिलेगी। और वो जो 12 हीरोज में से एक है, क्या नाम है उसका? हाँ, उबरे, उसको तो लॉर्ड डोरोप खुद अपने हाथों से खत्म करेंगे। सो उबरे की बात सुनकर ज़ीली चौंक जाता है एंड सोचता है कि ग्रैंडपा उबरे की स्वॉर्ड मेरे पास है, अगर वो किसी से फाइट कर रहे होंगे तो स्वॉर्ड न होने के कारण उनके पास कोई न कोई डिसएडवांटेज ही रहेगा। मुझे इस आंटी से जल्द छुटकारा पाना ही होगा ताकि मैं ग्रैंडपा की जाके मदद कर सकूं। एंड तभी वो अपनी एलिमेंटल स्किल एनाइलेट का यूज करता है। ज़ीली की बढ़ती स्ट्रेंथ को देखकर लूशियस चौंक जाती है। तभी ज़ीली ब्लेसिंग का यूज करता है जिससे कि उसकी स्पीड
स्पीड बढ़ जाती है एंड वो तेजी से गायब हो जाता है एंड उसके सामने अपेयर हो जाता है, जिसको देखकर लूशियस डर जाती है। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, ज़ीली उस पे अटैक कर चुका होता है, बट वो लूशियस को जान से नहीं मारता, जिसको देखकर लूशियस चौंक जाती है एंड उससे पूछती है तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डोरोप एंड उबरे की फाइट को एंड डोरोप काफी ज्यादा स्पेल का यूज करके उबरे पे अटैक कर देता है, बट उबरे अपनी शील्ड से उससे बच जाता है। देन डोरोप कहता है उबरे, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उतने ताकतवर हो जितने तुम अपने यंग एज में थे? हो सकता है कि तुम 12 हीरोज में से एक हो, लेकिन अब ये सब बहुत पुरानी बातें हैं और तुम्हें अब जंग लग चुका है। और वहीं दूसरी तरफ मैं गॉड हूँ, वही गॉड जिसके सामने तुम लोग कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं। और अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। एंड तभी वो उबरे पे अटैक कर देता है कॉल ऑफ विंड एंड कहता है अपनों को अलविदा बोलने का समय आ चुका है। एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं लूशियस को, जो कि कहती है मेरे इतनी जोर दर्द हो रहा है कि मैं हिल तक नहीं पा रही एंड सोचती है कि वो लड़का चाहता तो मुझे मार देता, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों नहीं। एंड ज़िली से बोलती है तुम मेरी जान बख्श के क्या जताना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी? नहीं, बल्कि जैसा ही मुझे भविष्य में मौका मिलेगा मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगी। सो ज़िली कहता है तुम्हें बस बकवासी करना आता है, मैंने तुम्हारी जान इस वजह से नहीं बचाई है कि तुम मेरा एहसान मानो। बस बात इतनी है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं और मुझे कुछ जरूरी काम भी करने हैं। और रही बात तब की जब तुम फ्यूचर में मेरे पे अटैक करोगी, तो इतना याद रखना उस टाइम मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे बात करेगी मेरी स्वॉर्ड। एंड तभी ज़िली वहां से जाने लगता है, बट लूशियस उसको रोकती है एंड उबरे का पता बताती है एंड कहती है मैं तुम्हें वापस याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ अगर तुम और उबरे साथ में ही डोरोप से लड़ते हो, फिर भी तुम लोग डोरोप को हराने के लिए काफी नहीं हो। सो ज़िली कहता है तुम्हें इस चीज की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड तभी वो तेजी से उबरे की दिशा में बढ़ जाता है एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर।